हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल रिज़र्व के बारे में कि कैपिटल रिज़र्व की अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उससे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो कैपिटल रिज़र्व के अमाउंट के हम क्वेश्चंस नहीं कर लगा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें उससे पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या होती हैं और उनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं एंट्रीज़ में। एक तो शेयर फॉरफीचर एंड दूसरा होता है हमारा री इशू, कि री इशू के टाइम पे क्या क्या एडजस्टमेंट हम करेंगे और शेयर फॉरफीचर के टाइम पे हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, और ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर को देखेंगे। शेयर फॉरफीचर बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने 4 कॉल्स में अपने शेयर के पैसे मंगाए हैं, 10 रुपये थे, तो उसने 2.5 रुपये के हिसाब से मान लो मंगाए हैं। और अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास कुछ शेयर हैं 500 या 1000, उसने उन कॉल्स का पैसा मतलब कुछ का तो दे दिया है, स्टार्टिंग की 2 का दे दिया है, और 2 का क्या किया उसने नहीं दिया। जो थर्ड कॉल थी उसका पैसा नहीं दिया। कंपनी ने नोटिस वगैरह भेजा, लेकिन जब भी उसने पैसा नहीं दिया, तो अब इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी। कंपनी के पास राइट है कि उसके शेयर्स क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं, उसके शेयर क्या कर सकते हैं, मतलब अपने पास कंपनी रख लेगी। और इस सिचुएशन में कंपनी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस जितने पैसे उसने पहले दिए थे वो चीज़ वापस करेगी। ठीक है, वो पैसे जितने वो दे चुका है वो भी कंपनी के हो गए, शेयर भी कंपनी के हो गए, तो कंपनी का यहाँ फ़ायदा है। अब इसकी जब हम कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, तो कंपनी कुछ जनरल एंट्रीज़ पास करती है अपनी अकाउंट्स ऑफ बुक्स में। तो हम उनको देखते हैं। इसके 3 केसेस हो सकते हैं बेसिकली। अब जब हम कंपनी इशू करेगी शेयर, तो डिस्काउंट पे तो नहीं कर सकती, ये तो रूल बन चुका है कि डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे 3 केसेस की, मैं कौन से केसेस की बात कर रही हूँ। एक तो जब कंपनी ने इशू किए हों शेयर पार पे, दूसरा प्रीमियम पे। प्रीमियम की 2 सब केसेस निकलेंगे। मतलब क्या, एक तो ये कि प्रीमियम पे इशू किए और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया। एक वो चीज़ हो सकती है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे इशू तो हुए, बट शेयर होल्डर ने प्रीमियम वाली ही कॉल नहीं दी हो। ठीक है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांगा गया, बट अलॉटमेंट के पैसे ही नहीं दिए, तो प्रीमियम तो दिया ही नहीं ऑब्वियसली। तो वो केस हो सकता है। तो इन तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे फटाफट, और इनकी जनरल एंट्रीज देखेंगे कि क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब शेयर्स इशू होते हैं पार पे, तब क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट होता है यहाँ पे, शेयर कैपिटल, क्योंकि पहले कंपनी ने क्या कर रखा था, कैपिटल ज़्यादा थी, कैपिटल इशू कर रखी थी। अब वो कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रखती है, डिक्रीज़ हुई, तो ऑब्वियसली कैपिटल का बैलेंस कम हुआ। कैपिटल का बैलेंस कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट वाली चीज़ को डेबिट कर देंगे, तो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मेन चीज़, ये तो बेसिक था, बट मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि किससे करना है, विद कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक, अगर कंपनी ने 10 रुपये का शेयर है और कॉल्ड अप अब तक 7 ही किया है, तो अब आपको 10 से एंट्री नहीं कर देनी है डेबिट में। आपको किससे एंट्री करनी है, सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये से एंट्री करनी है, जितने भी शेयर फॉरफिट हुए होंगे उससे मल्टीप्लाई करके। तो हमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखनी है कि कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में फॉरफीचर और कैपिटल रिजर्व ना पूछ के शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस डेबिट होगा ये पूछ लेते हैं। तो उस टाइम पे अब आपको पता होना चाहिए, वैसे तो कुछ भी निकालेंगे तो पता ही होना चाहिए कि कॉल्ड अप अमाउंट से ही हमें डेबिट करना है। देन हमारा आ जाएगा क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल। इसका मतलब क्या है, जो भी उसने पैसे नहीं दिए, कॉल से नैरियर मतलब जितना भी उसने नहीं दिया वो चीज़ क्रेडिट में लिखेंगे, और जितना उसने दे दिया वो किस नाम से लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर के नाम से। ठीक, तो जितना पैसा उसने दे दिया वो शेयर फॉरफीचर के नाम से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे। और ये है हमारी कॉल सिनेरियर टू शेयर अलॉटमेंट, या जो भी उसने नहीं दिया होगा वो हम कॉल सिनेरियर में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब प्रीमियम वाले केसेस ले लेते हैं। जब व्हेन प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्रीमियम पे हमने इशू किए और प्रीमियम उसने पे किया। इसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रीमियम पे हो चुका है, शेयर होल्डर ने कंपनी को प्रीमियम पे कर दिया, तो भाई अब कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम को भूल जाएगी। तो आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन में अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुए और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया, तो आपने क्या करना है, प्रीमियम को भूल जाना है कि प्रीमियम क्वेश्चन में है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम उसने दे दिया, फ़ायदा हो गया, तो भूल जाओ। ठीक है, तो शेयर बाकी एंट्री सेम रहेगी, जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये अलॉटमेंट और कॉल ऑफ फॉरफीचर था, इनकी अमाउंट देख लेते हैं कि क्या चेंज होगा। शेयर कैपिटल में हमने कॉल्ड अप लेनी थी, अब प्रीमियम को हटा देना है, तो हम क्या करेंगे,
प्रीमियम में कॉल्ड अप में से प्रीमियम को लेस करके लिखेंगे। मान लो कॉल्ड अप 8 रुपये थे, लेकिन 8 में एक प्रीमियम का ऐड हुआ है कॉल्ड अप के टाइम पे, तो 8 में से एक हटा के प्रीमियम का 7 रुपये लिखेंगे। और शेयर अलॉटमेंट में हम वही चीज़ लिखेंगे जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई, जितनी भी कॉल सिनेरियर हैं उन्हें क्रेडिट करेंगे। देन शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करेंगे। फॉरफीचर में भी क्योंकि उसने इस बार प्रीमियम दे दिया है, मान लो उसने 6 रुपये अब तक दिए हैं, बट 6 में 1 रुपये जो उसने चुकाया है वो किस चीज़ का है, प्रीमियम का है पर शेयर। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, उसने सिर्फ 5 रुपये दिए हैं, प्रीमियम को भूल जाना है। ये बात याद रखनी है कि प्रीमियम को भूलना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीमियम को भूलना है, तो शेयर कैपिटल में से भी हटा देंगे जितनी कॉल्ड अप हुई है, और शेयर फॉरफीचर में से भी हटा देंगे क्योंकि उसने प्रीमियम दे दिया है। होप है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। अब कंपनी ने शेयर इशू किए प्रीमियम पे, बट क्या हुआ, शेयर होल्डर ने वही कॉल नहीं दी है जिसमें प्रीमियम ऐड था, जिसमें प्रीमियम कंपनी ने मांगा था। मान लो अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा था, लेकिन शेयर होल्डर ने वो दिया ही नहीं। अब शेयर होल्डर ने जब प्रीमियम नहीं दिया है तो फॉरफीचर के टाइम पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने कितने रुपए दिए, सिर्फ एप्लीकेशन के दिए, और उसमें प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फॉरफीचर में तो जितने दिए इस बार उतने लिखेंगे, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हम क्या करेंगे, और शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल में क्या आ जाएगा, जो जितना उसने पे नहीं किया, ठीक है, अमाउंट जितनी अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुई वो अलॉटमेंट में डाल देंगे, कॉल पे अगर रिसीव नहीं हुई तो कॉल पे डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डेबिट साइड पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि प्रीमियम को पहले हम क्रेडिट कर चुके हैं, तो जो इस टाइम पे हमने ड्यू किया होगा, और अब यहाँ पे क्या हुआ, हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को हमने क्या किया, डेबिट किया, जिससे प्रीमियम का बैलेंस जो हो जाए कम हो जाए। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, अब जितना भी कॉल्ड अप था और जो रिसीव नहीं हुआ उस अमाउंट से हम कर देंगे। 1 रुपये था और मान लो 700 शेयर अगर कंपनी फॉरफिट करती है तो 700 प्रीमियम में चला जाता। शेयर कैपिटल में क्या करना है, कॉल्ड अप लेनी है अमाउंट, बट अब यहाँ क्या करेंगे, आप खुद सोचो, आप प्रीमियम ऐड करके लिखोगे या लेस करके लिखोगे। प्रीमियम को हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम उस अमाउंट से डेबिट कर चुके हैं, तो हम क्यों कॉल्ड अप में दिखाएंगे, डबल एंट्री हो जाएगी अगर कॉल्ड अप में दिखा देंगे तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप में से लेस करके प्रीमियम को वो अमाउंट दिखानी है, शेयर प्रीमियम को अलग से डेबिट करके दिखाना है, शेयर अलॉटमेंट शेयर कॉल जो एरियर्स हैं उन्हें क्रेडिट करना है, और शेयर फॉरफीचर जो हमारा प्रॉफिट था उसे क्रेडिट करना है जितनी अमाउंट उसने पे की थी उससे। तो होप है कि आपको तीनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं री इशू की। री इशू मतलब क्या, अब कंपनी ने फॉरफिट किए शेयर्स, अब कंपनी इनका क्या करेगी, फॉरफिट करके अपने पास रख लिया, कुछ तो करेगी कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को वापस बेच देगी, सेल कर देगी। अब जब कंपनी रीइशू में सेल करती है तो अब ये नहीं है कि एप्लीकेशन का पैसा मंगाएगी उनसे, फिर मतलब पहले अप्लाई करवाएगी, एप्लीकेशन का पैसा भेजो, फिर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, देन फाइनल कॉल का, ऐसा सब प्रोसेस नहीं होगा। कंपनी इकट्ठे उन शेयर्स को बेच देती है। तो अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इनको पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों ही मेथड्स पे कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। मतलब पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। फर्स्ट टाइम जब इशू करते हैं तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है कि जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं, और हम उतना ही डिस्काउंट कंपनी अलाउ कर सकती है जितना कंपनी को फ़ायदा हुआ था। अब फ़ायदा क्या हुआ था, आपको याद होगा, यहाँ पे जब हमने ये शेयर फॉरफीचर की अमाउंट क्रेडिट करी है तो ये क्या है, कंपनी का फ़ायदा है। ठीक है, जितना उसने पे किया, मतलब एक तरह से फालतू का फ़ायदा है, जितना उसने पे किया कंपनी के पास शेयर वापस आ गए, कंपनी के पास पैसा जो उसने दिया था वो भी पड़ा है। तो कंपनी उतना डिस्काउंट दे सकती है, उतना डिस्काउंट अलाउड कर सकती है जितना शेयर फॉरफीचर है, बस उस लिमिट तक, उससे ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट अलाउड नहीं कर सकती। ओके, तो ये बात है। अब जब हम पार पे इशू करते हैं तो एंट्री देख लेते हैं फटाफट। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट है, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, एंड देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट उसको क्रेडिट कर देंगे। अब क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि वापस से कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, कैपिटल क्या रखती है, क्रेडिट बैलेंस। अब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट प्लस क्रेडिट तो क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाएगा। देन क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रीइशू अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो क्या होता है, तो बैंक टू शेयर कैपिटल तो रहेगा, प्रीमियम को अलग से हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं, तो प्रीमियम की अमाउंट जो है क्रेडिट में डाल देंगे। ओके, और वेद रीइशू है डिस्काउंट, जब डिस्काउंट पे रीइशू होगा तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि शेयर फॉरफीचर के नाम से हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर्स के नाम से नहीं करना है यहाँ पे डेबिट, शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट करना है, एंड हो जाएगा शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। ठीक, अब जब हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं पूरे को, तो हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर को
पूरे को बैलेंस ख़त्म करना है हमें, एंड देन उसको किसको ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व्स को। रिजर्व्स क्या बैलेंस रखते हैं, क्रेडिट बैलेंस रखते हैं, तो कैपिटल रिजर्व हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, और शेयर फॉरफीचर डेबिट में, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये तो एंट्री पास होगी अगर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो शेयर फॉरफीचर में हमारे पास पहले क्रेडिट में अमाउंट है यहाँ पे फॉरफीचर के टाइम पे जितनी भी होगी, मान लो 10,000 है, और अगर कंपनी ने सारे शेयर री इशू किए हों, उस केस की बात करते हैं। अगर यहाँ पे 10,000 होता, ठीक, और हम पहले ही यहाँ पे कितना डेबिट कर चुके हैं, मान लो कंपनी ने इशू किए यहाँ पे सारे शेयर इशू किए और 500 रुपये का डिस्काउंट, 5,000 रुपये का डिस्काउंट बैठा, तो बाकी का जो 5,000 बचा, ठीक है, दोनों को माइनस करके देखेंगे क्योंकि 5,000 तो हम पहले डेबिट कर चुके हैं, तो क्रेडिट में सिर्फ 10,000 था, 5,000 पहले डेबिट हो गया, तो कितना रह गया डेबिट होने से, सिर्फ 5,000। तो 5,000 को हम डेबिट करके उसे ही कैपिटल सम में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब शेयर फॉरफीचर का सिर्फ छोटी सी बात यह है कि शेयर फॉरफीचर में जितना बैलेंस पड़ा हो ना, कंपनी का जितना फ़ायदा बचा हुआ हो, डिस्काउंट में दे दिया तो वो तो फ़ायदा ख़त्म हो गया, बट अब जितना फ़ायदा बचा हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके कंपनी अपना एक रिज़र्व बना लेगी। बस इतनी सी कहानी है। उसके बाद अभी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है डिस्काउंट का, और इसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करके रखा है नीचे, इसको फटाफट देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। और इसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है, और ये सिर्फ मैंने एक ही केस डिस्कस किया है यहाँ पे डिस्काउंट का, बट अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम वाले जो केसेस हैं कि प्रीमियम पे किया नहीं किया, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँ और उसके क्वेश्चंस भी मतलब इस तरीके से सॉल्व करके एक बार डिस्कस करूँगी कैसे सॉल्व होते हैं, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर खुद से ऐसी खाली, वैसे तो सिंपल ही है कि खाली एंट्रीज़ में अमाउंट डाल के और फिर प्लस माइनस ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ करनी है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आए, मान लीजिए इसके बाद मैंने क्योंकि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखा है, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो सब लोग उस क्वेश्चंस को एटलीस्ट मतलब ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि वरना तो वीडियो देखने का या कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने का फ़ायदा ही क्या है अगर हम प्रैक्टिस ही ना करें उस चीज़ के ऊपर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, बुक वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करो इसके बाद, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, आपके 2-2 मार्क्स की वैल्यू होगी जिस टाइम पे रिज़ल्ट आता है। कट ऑफ में एक एक क्वेश्चन की वजह से लोगों का जीआरएफ हो जाता है, और एक एक क्वेश्चन की वजह से वो सिर्फ जीआरएफ से लेके नेट पे आ जाते हैं, और ऐसा भी नेट में भी हो सकता है कि उनका एक क्वेश्चन की वजह से नेट हो गया हो और एक क्वेश्चन की वजह से ना हुआ हो, क्योंकि कट ऑफ पे डिपेंड करता है फिर। तो इस वजह से आप किसी भी चीज़ को ये नहीं सोच सकते कि भाई चलो मतलब ये हम छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसे तो करना ही चाहिए, प्लस इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या अलग से डीएम कर सकते हैं, तो और मैं आंसर करती हूँ सभी क्वेरीज़ का, या फिर कोई भी मैसेज करता है उसका, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो जितनी मुझे नॉलेज है मैं उनकी चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले इस चीज़ को फेस किया है कि मुझे कोई चीज़ पूछनी होती थी, बट देयर इज़ नो वन जो उसका जवाब दे सके और बता सके कि हाँ इस टाइम पे ये करना चाहिए, या फिर कोई भी डाउट होता था कि ये यहाँ से प्रिपेयर करूँ या ये टॉपिक या फिर ये टॉपिक, कुछ भी तो नहीं होता था ऐसा कि किसी से पूछूं। दैट्स वाई मैं ट्राई क्या, बस मैं मोस्टली हर एक का ही आंसर करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से। तो अब आंसर देख लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन क्या है। ओके, तो सबसे पहले है इसमें कि जो कंपनी का डायरेक्टर है उसने क्या किया, 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, और 10 रुपये का एक शेयर है, किस लिए फॉरफिट किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, उसने कॉल मनी नहीं दी है 2.5 रुपये की, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है कि कॉल्ड अप कितना है, 7.5 रुपये। 10 रुपये का शेयर था, 7.5 रुपये कंपनी ने सिर्फ मंगाए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 10 रुपये नहीं है, अब 7.5 रुपये है जो कॉल्ड अप अमाउंट है। उसने 2.5 रुपये, अब 7.5 में से उसने 2.5 रुपये नहीं दिए, 7.5 में से अगर उसने 2.5 रुपये नहीं दिए तो कितने दिए, उसने दिए कितने होंगे, 5 रुपये, ठीक। 5 उसने पे किए, 2.5 नहीं किए, टोटल 7.5, क्लियर। अब इसमें से कितने शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, 1000, और कंपनी ने क्या किया, 700 शेयर्स, 1000 नहीं, पूरे शेयर्स नहीं री इशू किए, सिर्फ 700 शेयर्स को री इशू कर दिया 7 रुपये के हिसाब से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7.5 कॉल्ड अप अमाउंट थी पहले की, अब 7 रुपये पे री इशू हो रहे हैं, तो 50 पैसे का डिस्काउंट दिया कंपनी ने।
हमें क्या बताना है, अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट वुड बी, कैपिटल रिज़र्व में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो कितनी होगी। तो फटाफट हम एंट्रीज़ लगाएंगे, अब एंट्रीज़ इतनी सारी नहीं लगानी है क्योंकि एक जो केस है उसी की एंट्री लगानी है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। अब हम नीचे सॉल्यूशन देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने ठीक है फॉरफिट वाली एंट्री की जो फॉरफिट के टाइम पे होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब स्टार्टिंग में कोई डिस्काउंट पे नहीं थे शेयर, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्काउंट की एंट्री कब करनी है, जब री इशू हो रहे हों शेयर्स। तो हमने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉरफिचर, जैसा हमने ऊपर सीखा था। अब कॉल्ड अप अमाउंट कितनी थी, 7.5, ठीक है, और शेयर कितने हैं 1000। तो कॉल्ड अप अमाउंट को हम डेबिट करते हैं तो 7.5 की जब हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500, ये हमने कॉल्ड अप में डाल दिया। अब कितना उसने पे किया था, 5 रुपये वो दे चुका था। हम अभी देख के आए हैं कि 7.5 में से जब हम 2.5 माइनस करेंगे, इनटू 1000 करेंगे, क्योंकि हर शेयर का दिया होगा उसने, एक शेयर की तो है 5 रुपये उसने एक शेयर पे दिए, तो 1000 पे कितने दिए 5000, तो हमने ये शेयर फॉरफिचर में डाल दिया। अब उसने कितने नहीं दिए थे, 2.5 रुपये उसने नहीं दिए, तो 2.5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारा 2500, ठीक। तो ये हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, तो 7500 इसमें, 2500 इसमें एंड 5000 इसमें, ओके। उसके बाद हम री इशू की एंट्री करेंगे, ये फॉरफिचर की एंट्री होगी। अब री इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे, ओके। बैंक टू शेयर कैपिटल, ये तो एंट्री हमें याद है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैपिटल बढ़ रही है। अब एक और चीज़ क्या है, डिस्काउंट पे री इशू हो रहा है। डिस्काउंट को किस नाम से लिखाना है, शेयर फॉरफिचर के नाम से दिखाना है। तो हमने क्या किया, शेयर फॉरफिचर को डेबिट कर दिया। अब बैंक में कितना आएगा, बैंक में 7 रुपये के हिसाब से, देखो क्वेश्चन में देखते हैं, री इशू करे थे हमने 7 रुपये के हिसाब से 700 शेयर, तो जो भी बंदा ख़रीदेगा वो 7 रुपये के हिसाब से 700 शेयर का पैसा देगा, मतलब 4900, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंक में हमने लिख दिया 4900, ठीक। उसके बाद डिस्काउंट कितने का दिया था, 0.5 का, 50 पैसे का, तो 700 शेयर पे 50 पैसे का डिस्काउंट कितना हो गया 350। दोनों को ऐड करेंगे, या वैसे भी हम देख सकते हैं शेयर कैपिटल 700 की अगर हम 7.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिचर की अमाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट ये शेयर फॉरफिचर का बैलेंस नहीं ले लेना है कि क्रेडिट में से 5000 लिया, डेबिट में से 350 लिया, अच्छा सारा कुछ डेबिट करना है, 5000 में से 350 माइनस करके सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, ना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन में सिर्फ 700 शेयर्स ही री इशू किए हैं एंड और कितने फॉरफिट हुए थे, 1000 फॉरफिट हुए थे। तो हमने क्या करना है, जो 300 शेयर्स हैं, सॉरी रुपए नहीं, 300 शेयर्स हैं, उनको कंपनी बाद में जब री इशू करेगी तो उस टाइम पे उनका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर फॉरफिचर का बैलेंस। अभी के लिए हम क्या करेंगे, 700 का ही निकाल के उतने का ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिचर में से हम कैसे देखेंगे कि कितना बैलेंस अब हमें ट्रांसफ़र करना है, तो बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ है जो आपको करनी है, और तो वो चीज़ क्या है, हमने देखा 5000 रुपये 1000 शेयर्स का फ़ायदा है, ठीक है, 5000 रुपये 1000 शेयर का फ़ायदा है, तो एक शेयर का फ़ायदा कितना हुआ 5 रुपये, ओके। अब हमें कितने का फ़ायदा निकालना है, 700 शेयर का निकालना है, तो 5 इंटू 700 कितना आ जाएगा 3500, तो यहाँ से हमने निकाला। अब 3500 जो हमारे पास है उसका हम क्या करेंगे, उससे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, बट एक मिनट, हम 350 तो पहले ही डेबिट कर चुके हैं, तो इस 350 को हटा देंगे और बचा कितना 3150, तो हम 3150 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और 3150 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पेपर में इतनी बड़ी ये एक पेज का जो मैंने सॉल्यूशन किया है करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, पेपर में आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या करोगे कि अच्छा मुझे कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी है, और ठीक है, तो सबसे पहले शेयर फॉरफिचर पता होना चाहिए, तो हम शेयर फॉरफिचर निकाल लेंगे 5 रुपये के हिसाब से। 1000 शेयर का 5000 हमारा टोटल फॉरफिचर आ गया, और 700 रुपये तो हमने डिस्काउंट पे इशू किया, यहाँ से डेबिट फॉरफिचर निकाल लेंगे कितना 350, अच्छा, और 300 शेयर्स तो लेकिन बचते हैं, तो 5000 टोटल का था, तो 5000 टोटल का 1000 शेयर्स का था, तो एक शेयर का हुआ 5 रुपये, और 700 शेयर का हो गया 3500,
3500 में से जो डिस्काउंट वाला है वो माइनस किया 350, तो हमारा 3150 आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ऐसे मुँह ज़बानी या फिर थोड़ा सा बस कॉपी पेन पे लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैंने इतना जो आपको एंट्रीज समझाई सिर्फ इसलिए कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है, प्रीमियम दिया नहीं दिया, कितनी अमाउंट कहाँ लिखनी है, तो वो सब चीज़ें माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए। बट आपको पेपर के टाइम पे इतना बड़ा सॉल्यूशन करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। तो आपने जिस तरह मैंने बाद में बताया है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट के जुलाई 2018 के पेपर में आया था। तो इसको ज़रूर सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर क्या आता है कमेंट करिए, एंड फिर मैं उसके बाद जो इसका करेक्ट आंसर है वो पोस्ट करूँगी। तो होप है आपको सब कुछ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।